हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। पहले के पार्ट में अपने वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस किया था। अब अपने करेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जब भी हम सर्किट का पढ़ेंगे तो हम बारी बारी प्रॉपर एक सेल की डायग्राम नहीं बना सकते, एक स्विच नहीं बना सकते, बल्ब बना नहीं सकते। हम सिंबल का यूज़ करते हैं। तो सिंबल कौन कौन से हैं, आओ उनको पढ़ते हैं। ये है इलेक्ट्रिक सेल, फिर दूसरा है बैटरी, इस तरीके से अटैच करते हैं। फिर थर्ड नंबर है स्विच ओपन, मतलब स्विच ऑन नहीं है। और फोर्थ है स्विच क्लोज, मतलब स्विच ऑन है। फिर वायर, वायर का जॉइंट। फिर वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, मतलब ऊपर वाली तो जॉइंट कर रखी है, नीचे वाली जॉइंट नहीं कर रखी, ऊपर से बस टपा रखी है, क्रॉस कर रखी है। फिर है इलेक्ट्रिक बल्ब। फिर रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर। ऊपर वाले 7 तक तो तुम्हें इजीली समझ आ गए होंगे। लास्ट में 8, 9, 10, 11 कौन से हैं, इसको आगे अपने ढंग से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। एक जर्मन फिजिस्ट है जिसके नेम से ही इस लॉ का नेम ओम्स लॉ पड़ा है। इस ओम्स लॉ में हम पढ़ते क्या है? इस ओम्स लॉ में हम पढ़ते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। अगर देसी लैंग्वेज में बोलें तो पोटेंशियल तुम उस तरीके से मानो जैसे एनर्जी। पोटेंशियल हाई मतलब एनर्जी हाई। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो फोर्स जो है, इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स है वो ज़्यादा बड़ा लगेगा। एनर्जी ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा तेज, फोर्स ज़्यादा तेज तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भागेंगे तो करंट ज़्यादा बनेगा। क्योंकि करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड। जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन भागेंगे उतना ही ज़्यादा करंट। और इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से भागेंगे? जितनी तेज उन्हें धक्का मिलेगा, जितनी तेज उन्हें फोर्स मिलेगा। और फोर्स कौन देता है? सेल। सेल का देखते हैं हम पोटेंशियल, जिसमें एनर्जी ज़्यादा, पोटेंशियल ज़्यादा जिस सेल में, वो फोर्स ज़्यादा देगा। तो इसी से ही हमारी ये आया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा करंट। तो अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं आर। आर होता है रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला बनता है V इक्वल्स टू आई आर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ओम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इक्वल लगा दिया। तो ये R क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है? अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। रेजिस्टेंस एक तरीके की रुकावट है, रेजिस्ट करना, किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करना। जैसे हम कार है, बाइक है, वो जब रोड पे चलती है तो वहाँ पर बीच बीच में स्पीड ब्रेकर होते हैं। क्या होते हैं? बीच बीच में स्पीड ब्रेकर होते हैं, उसकी स्पीड को ब्रेक करने के लिए। वैसे ही वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो उसके स्पीड को भी ब्रेक करने के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्ट करते हैं जो उसकी स्पीड को। अब रेजिस्टेंस का मीन का आइडिया मिल गया। अब इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट होती है ओम। अगर मैं बनाऊँ V इक्वल्स टू आई आर, V पोटेंशियल जिसकी यूनिट होती है वोल्ट, I करंट जिसकी यूनिट होती है एम्पेयर, और R रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट होती है ओम। तो रेजिस्टेंस मतलब V अपॉन में I। इस रेजिस्टेंस की 1 ओम का मतलब क्या होता है? 1 ओम का मतलब क्या हुआ? 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पेयर। कि 1 वोल्ट सेल जो है वो 1 एम्पेयर करंट बना रहा है और 1 ओम रेजिस्टेंस है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, कि कौन कौन से फैक्टर पर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो अब बात कर रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर पर रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि रेजिस्टेंस एक स्पीड ब्रेकर की तरह होता है। तो अगर मान लो कि सड़क इतनी है, रोड इतनी है, तो हो सकता है 3 स्पीड ब्रेकर आ जाए। अगर मैं इसे डबल कर दूंगी तो चांस है कि लेट सपोज कि ये L लेंथ है तो ये 2L लेंथ का होगा, तो
चांस है कि इसके अंदर अगर 3 है तो इसमें 6 स्पीड ब्रेकर हो जाए। मतलब क्या हुआ कि लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस भी डबल हो रहा है, लेंथ ज़्यादा करने से रेजिस्टेंस भी बढ़ने के चांसेस हैं। और मानो अगर इतनी पतली रोड है तो क्या होगा, कंजस्टेड होगा, ढंग से चल नहीं पाएंगे, बारी बारी मतलब स्पीड ब्रेक होएगी। और इसी जगह अगर मतलब बड़ी कर दी, वाइड कर दिया, एरिया बड़ा कर दिया अगर रोड का, तो स्पीड ब्रेक होने के चांसेस कम हैं। उसी तरीके से पतली है अगर वायर तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा। अगर मैं इन दोनों को साथ लिखूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर मैं हटाऊं तो मैं क्या लगाऊंगी, एक कांस्टेंट लगा दूंगी, एक कांस्टेंट लगा दूंगी। उस कांस्टेंट को, वो कांस्टेंट होगा रो। इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब ये होता है हमारा रेजिस्टिविटी, जिसकी यूनिट होती है मो। रेजिस्टेंस की ओम होती है OHM, इसकी उल्टी होती है MHO। ये कांस्टेंट है, ये ना ही लेंथ पे ना ही एरिया पे डिपेंड करता है। जबकि इसके फॉर्मूला में आता है, अगर अपने इस तरीके से लिखते हैं तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगी तो इस तरीके से होता है, इसके फॉर्मूला में आ रहा है, पर फिर भी ये इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल पे ही डिपेंड होता है। अब आगे करते हैं सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज़ क्या होता है, इस तरीके का सिस्टम होता है और पैरेलल इस तरीके का सिस्टम होता है। सीरीज़ के अंदर करंट सेम होता है, जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा। और पैरेलल और पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है कि इसमें कुछ पोटेंशियल जाएगा, इसमें कुछ। मान लो ये 4 वोल्ट की बैटरी है तो 2-2 वोल्ट चले गए, या 1-3 चले गए, 3-1 चले गए, इस तरीके से। इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से लगा होता है, इसमें करंट डिवाइड हो जाता है। करंट जो है डिवाइड हो जाता है कि मानो 4 एम्पीयर करंट आ रहा है ऐसे, तो 3 इसमें चला गया, 1 इसमें चला गया, या 2-2 चला गया, इस तरीके से। पर पोटेंशियल सेम रहता है कि इसमें भी अगर 3 वोल्ट की बैटरी है तो 3 वोल्ट 3 वोल्ट, इस तरीके से कि पोटेंशियल इसमें सेम रहेगा पर करंट डिवाइड होगा, इसमें करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बता रहा है कि जो बैटरी है या फिर जो सेल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सोर्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सोर्स होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और एक एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जिसकी हेल्प से क्या होते हैं, एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और करंट बनाते हैं। उस करंट का अलग अलग तरीके से यूज़ लिया जाता है। मतलब करंट जो है, इस एनर्जी का, जो सेल की एनर्जी है उसका अलग अलग तरीके से यूज़ लिया जाता है। कहीं पे फ़ैन में यूज़ लिया जाता है ब्लेड हिलाने के लिए, मूव कराने के लिए। AC में यूज़ लिया जाता है कूलिंग के लिए। फ्रिज में यूज़ लिया जाता है कूलिंग के लिए। हीटर में यूज़ लिया जाता है हीटिंग के लिए। मतलब उस एनर्जी का अलग अलग तरीके से अपने क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। मतलब कि हम केमिकल एनर्जी को किसी न किसी एनर्जी की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, किसी न किसी एनर्जी की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अब तुमने देखा होगा जो फ़ैन है वो काफ़ी टाइम तक चलता है तो क्या होता है, हीटअप हो, मतलब उस थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है। या फिर कोई भी चीज़ है अगर वो काफ़ी थोड़ी देर तक चल रही है तो वो हल्की हल्की गर्म हो, तो वो जो है गर्म क्या, अपने फ़ैन वगैरह देखते हैं तो गर्म कैसे होते हैं, तो क्या होता है थोड़ा थोड़ा जो है करंट, जब वायर में से करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस तो होगा। रेजिस्टेंस होने की वजह से, रुकावट पैदा करने की वजह से हीट पैदा होती है, वहाँ पे हीट जनरेट होती है। तो हमें क्या लगता है, वो कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो गर्म लगता है, हीट उसमें से फील होती है। तुमने बहुत बार सुना होगा, अपने वर्ड बोलते पावर, कितने पावर का है, कितने पावर का ये बल्ब है, इस तरीके से बहुत बार होता है। तो पावर का मतलब क्या होता है, जैसे लेट एग्जांपल
कि दो जने हैं, एक जो है 1 सेकंड में 3 जूल वर्क कर रहा है, या फिर ऐसे मानो कि दो जने हैं, एक जना क्या कर रहा है 1 सेकंड के अंदर 5 पेंसिल एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहा है, और दूसरा जना क्या कर रहा है, जैसे 1 सेकंड रुको, देखो ये एक जना है और एक ये जना है, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये जो है ये 5 पेंसिल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 5 पेंसिल जो है ए से बी पहुंचा रहा है 1 सेकंड के अंदर, और ये दूसरा जो जना है ये 10 पेंसिल पहुंचा रहा है उसी 1 सेकंड के अंदर ए से बी में। तो किसकी पावर ज़्यादा है? वर्क ये भी कर रहा है, वर्क ये भी कर रहा है, पर ये जो है 5 पेंसिल पहुंचा रहा है 1 सेकंड में, ये 10 पेंसिल पहुंचा रहा है 1 सेकंड में। तो किसकी पावर ज़्यादा है? इसकी पावर ज़्यादा है। कैसे अपनों ने बताया? क्यों? क्योंकि ये जो है पर सेकंड वर्क ज़्यादा कर रहा है। तो पावर का क्या फॉर्मूला हुआ? पावर का क्या फॉर्मूला हुआ? वर्क अपॉन में टाइम, कि वर्क पर सेकंड जो ज़्यादा कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। वर्क को V इंटू क्यू, पोटेंशियल इंटू चार्ज भी कह सकते हैं। तो ये V इंटू क्यू अपॉन में टाइम भी हो जाएगा। Q अपॉन T, चार्ज अपॉन में टाइम क्या होता है? करंट। तो अपने इसको VI भी लिख सकते हैं, अपने इसको VI भी लिख सकते हैं। वर्क बोलो चाहे हीट बोलो चाहे एनर्जी बोलो, एक ही बात होती है। तो अगर तुमसे हीट पूछा है तो मतलब तुमसे वर्क ही पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम इस फॉर्मूला से बता सकते हो। तो इस फॉर्मूला से क्या बताओगे? वर्क पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर को VI भी कहते हैं, तो VI पावर हो गया इंटू टाइम, तो VIT, ये भी हीट का फॉर्मूला हो गया। और V को क्या है? V को क्या है? IR भी लिख सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। जब हम V को IR लिखते हैं तो IR ये हो गया और I ये T ये, तो मिला के क्या बना? I² RT। कुछ भी नहीं किया है, बस इधर से इधर करना। पुराने जो है हमने पहले पढ़ रखा है कि वर्क को V इंटू क्यू कहते हैं, अब वापस से बस उसे रिवाइज किया है। मेन हमने क्या ध्यान रखा है कि पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, कि कौन 1 सेकंड में या कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा, वो होता है पावर। ठीक है, इसको मैंने समझा भी दिया। अब बस वर्क को तुम्हें याद करना था कि वर्क को वी क्यू भी कहते हैं, फिर उससे ये बना दिया Q अपॉन T, करंट था तो उससे ये बन गया। फिर ये बता दिया कि वर्क हीट एनर्जी एक ही चीज़ होती है, हीट पूछे तो वर्क ही मतलब है। उससे इसी फार्मूला को मैंने वापस से किया, यहाँ ओम्स लॉ लगा के किया है। उसी एक ही फार्मूला को इधर से इधर मोड़े जा रहे हैं। ये तुम्हारी NCERT के अंदर इलेक्ट्रिक पावर दे रखा, पावर का फॉर्मूला दे रखा है। उसके बाद ये पावर की यूनिट बता रखी है कि पावर की यूनिट 1 वोट होती है। ये वोट जो है V और I की यूनिट मिला दी यहाँ पर, कि अगर मैं वोट को एक्सप्लेन करूँ तो क्या होगा? 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पेयर, 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पेयर, यही 1 वोट होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम जो बड़ी यूनिट है, वोट जो है बहुत स्मॉल यूनिट होती है, तो अगर हमें कोई बड़ी यूनिट यूज़ करनी है जैसे किलोवोट, किलोवोट क्या है? 1000 वोट के बराबर की होती है। अगर इस तरीके की यूनिट हमें यूज़ करनी है, या अगर हम क्या कमर्शियल लेवल पर, जहाँ पर हम अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी और किस लेवल पे हमारा बिल और वगैरह आता है कमर्शियल लेवल पर, तो हम किलोवाट ओवर यूनिट यूज़ करते हैं। किलोवाट आर यूनिट अपनी जो है यूज़ करते हैं, हमारे बिल वगैरह में ये होती है। कॉमनली हम सेकंड वर्ड यूज़ नहीं करते, हम आर यूनिट यूज़ करते हैं, घंटों के हिसाब से चलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जो है हमारी आएगा ये, तो हमें इस तरीके से निकाल रखा है कि ये 1000 वोट हो गया, और 1 आर का मतलब होता है सेकंड। किलोवाट क्या होता है? ये तो पावर की यूनिट होगी, और आर क्या है? टाइम की यूनिट, मतलब पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम क्या होगा? वर्क ही तो होगा, क्योंकि वर्क अपॉन में टाइम क्या था? वर्क अपॉन में टाइम अगर पावर है तो पावर इंटू टाइम क्या होगा? वर्क। मेरे को ये चीज़ यहाँ से आइडिया मिला कि वोट और आर दोनों साथ लिख रखे हैं, मतलब ये क्या है? वर्क की यूनिट तक पहुँचना चाह रहे हैं, वर्क की यूनिट तक पहुँचना चाह रहे हैं। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल वर्क होता है? तो वो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल।
जो कि बड़ी वैल्यू है। समझ आ गया। पहले इन्होंने क्या बताया, पावर बताया है फॉर्मूला, फिर इस तरीके से इन्होंने किया है, यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दिया IR इस तरीके से करके, और फिर हम यूनिट बता दी, और फिर ये क्या है, एनर्जी की यूनिट बताने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क की यूनिट बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बता दिया कि वोट एक बहुत स्मॉल यूनिट होती है। तो करके हम कमर्शियल लेवल पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी, वर्क या हीट, मैंने कहा ना एक ही होता है, तो जो एनर्जी की या फिर वर्क की यूनिट है वो हम किलोवाट आवर यूज़ करते हैं, और पावर की कमर्शियल लेवल पे क्या यूज़ करते हैं, किलोवाट यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ होता है चैप्टर फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब न्यूमेरिकल्स अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।